शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। और इस रेडियो पर हम जहां समुदाय के लिए समाज के लिए अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कई तरह की जानकारियां लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां यहां पर लेकर आते हैं। फिलहाल अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम हेल्दी हल्द्वानी। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कई बार बुखार आता है और कई बार उन बुखारों में कई तरह के दाने होते हैं या फिर हमें संक्रमण के जैसे लक्षण वो जो लगते हैं वो क्या हैं और किस तरीके से इन जो दिक्कतें हैं, ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं से कैसे बचाव किया जा सकता है या फिर क्या इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या इनका इलाज हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। और इस बारे में हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुशीला तिवारी, राजकीय चिकित्सालय में बाल रोग विशेषज्ञ और साथ ही बाल रोग विभाग, राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में एचओडी के पद पर कार्यरत डॉक्टर ऋतु रखोलिया। तो डॉक्टर रखोलिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में और कार्यक्रम थैंक यू, हेल्दी थैंक हल्द्वानी में। यू। आज हम बात कर रहे हैं खास तौर पर जो बच्चों में कई बार बीमारियां होती हैं, बुखार वगैरह आता है या फिर उनमें उनके शरीर में कई बार दाने दाने जैसे हमें देखने को मिलते हैं। तो उन बीमारियों के बारे में, उन रोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं खास तौर पे। तो जैसे बुखार के साथ जो दाने आते हैं या फिर जिन्हें हम माता भी कई बार कह देते हैं, तो ये क्या होता है? क्या इसके पीछे खास कारण हो सकता है? जी, बच्चों के अभी छोटे बच्चों में हम देखते हैं कि बुखार के साथ-साथ छोटे-छोटे लाल दाने आना बहुत ही कॉमन होता है और ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों में। तो वायरसेस का देखिए ज़्यादातर तो ये अगर एक बच्चे को हुआ तो उसका सेकेंडरी अटैक रेट या संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप देखेंगे अगर किसी क्लास में एक बच्चे को है तो उसी क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं, या आंगनवाड़ी में अगर एक बच्चे को है तो बहुत सारे बच्चों को एक के बाद होता है। तो एक प्रकार का वायरल संक्रमण होता है और इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे वायरल संक्रमण होते हैं। तो इसमें अगर बच्चे को हल्का-सा बुखार है और 1-2 दिन दाने हैं, पर वो दाने ब्लैंच हो रहे हैं, मतलब आपने दबाया तो व्हाइट हो जा रहे हैं, तो इसमें से घबराना नहीं है। तो ये वायरल इन्फेक्शन है और वायरस में ज़्यादातर ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो मतलब घबराएँ नहीं, 3-4 दिन के अंदर बच्चा ठीक हो जाएगा। पर अगर ये दाने दबाने के बाद भी लाल रह रहे हों, तो ये प्लेटलेट की कमी भी हो सकती है। ऐसे में आपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो अगर जैसे इस तरीके से दाने होते हैं, तो इन दानों के बाद जो कदम हैं, वो क्या उठाए जाने चाहिए या फिर क्या किया जाना चाहिए? और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे आपने कहा कि खास तौर पर जब वो दाने लाल होते हैं, तो उन्हें दिखाने की ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए, वैसे ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शंस में अगर बच्चा आपका खाना-पीना खा रहा हो और उसकी एक्टिविटी ठीक हो, वो साँस ठीक से ले रहा हो, पेशाब पर्याप्त मात्रा में कर रहा हो, तो घबराना नहीं है। शुरू के 2 या 3 दिन में एकदम डॉक्टर के पास जाने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें चिंता ना करें। परंतु अगर आपको लग रहा हो कि बच्चा कुछ भी खाना-पीना नहीं खा रहा हो या बहुत सुस्त हो रहा है, पेशाब की मात्रा कम हो रही है, या फिर बच्चे के दाने जो हैं वो दबाने के बाद भी बिल्कुल लाल रंग के रह रहे हैं, तो प्लेटलेट की कमी से भी हो सकता है। ऐसे में आपने ज़रूर दिखाना चाहिए। तो आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि किन परिस्थितियों में हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कैसे हम अपने बच्चों का यहाँ पर देख-रेख कर सकते हैं, ये आपने हमारे श्रोताओं के सामने जानकारी रखी। तो अगर बात की जाए जैसे जो खसरा है, खसरा के क्या लक्षण हैं और किस तरीके से हम पहचान कर सकते हैं कि किसी बच्चे को खसरा की जो समस्या है वो है? देखिए, खसरे को हम लोग मीज़ल्स भी बोलते हैं, तो खसरा एक कॉमन बीमारी है और उसका हमारे जो नेशनल इम्यूनाइज़ेशन शेड्यूल में है, उसमें अभी हम 2 डोज़ेज़ देते हैं। तो बच्चों को 9 महीने में और 1.5 साल के आस-पास 2 डोज़ेज़ खसरे के दिए जाते हैं। तो दोनों टीके लगने के बाद खसरा हो, ऐसा होने के चांसेस कम हैं। परंतु अगर मान लीजिए आपका बच्चा छोटा हो, 9 महीने से छोटा हो या फिर टीकाकरण किसी कारण से कंप्लीट ना हो, तो खसरे में ज़्यादातर बुखार बहुत तेज़ रहता है और साथ में बच्चे की आँखें भी लाल होती हैं, नाक से भी पानी बहता है और बच्चे के गले में इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो गला भी लाल होता है और बच्चा बार-बार खाँसी करता है। और दूसरा जो है, ज़्यादातर बुखार आप देखेंगे, जो ज़्यादातर वायरल संक्रमण है, उसमें दूसरे-तीसरे दिन बुखार कम होने लगता है। पर खसरे में 3, 4 या 5 दिन तक बहुत तेज़ बुखार आता है और जिस दिन दाने आते हैं, उस दिन के अगले दिन तक बुखार रहता है। तो 5 या 6 दिन तेज़ बुखार रहता है और आँखें लाल हैं, खाँसी हो रही है, तो ऐसे में खसरा होने की चांसेस हैं। और खसरे में हम लोग प्रेफ़र करते हैं कि आप एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें, क्योंकि खसरे से बच्चे की इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे में विटामिन ए भी देना पड़ता है और साथ में अगर बच्चे को खाँसी ज़्यादा हो तो निमोनिया वगैरह होने की भी चांसेस रहती हैं। तो इसमें आपको बच्चे को एक बार ज़रूर दिखा लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब आपने हमारे श्रोताओं के सामने जानकारी रखी कि खसरा क्या है और इसके क्या लक्षण हो सकते हैं और अगर आपके बच्चे को बुखार आ रहा हो लगातार और वो खाना कम खा रहा हो या फिर उसे भूख कम लग रही हो, तो ऐसे में हमें डॉक्टर से संपर्क कर ही लेना चाहिए। तो जैसे अगर हम बात करें चिकन पॉक्स की, तो चिकन पॉक्स क्या है और क्या ये खसरे से अलग है और किस तरीके से अलग है? हाँ, देखिए, चिकन पॉक्स तो एक अलग वायरल संक्रमण है और इसमें ज़्यादातर बुखार सिर्फ़ 1 या 2 दिन होता है
और इसमें शुरू में जो दाने आते हैं वो आप देखेंगे छोटे से मच्छर के कांटे जैसे, छोटे से पिंपल जैसे दाने होते हैं लाल रंग के। उसके बाद वो पानी भरे हुए दाने हो जाते हैं। तो फिर बिल्कुल आपको लगेगा छोटे-छोटे पानी भरे हुए दाने हैं। उसके बाद वो फिर चेहरे में, पेट में आएँगे, फिर हाथ-पाँव में जाते हैं और बाद में ये सफ़ेद रंग के होते हैं, फिर फूट जाते हैं और बाद में ये काले-काले रंग के हो जाते हैं। तो ये चिकन पॉक्स है और ज़्यादातर बहुत बच्चों में इसमें ना ज़्यादा बुखार आता है, ना खाँसी होती है, ना बच्चा बहुत परेशान होता है। और 1 साल से छोटे और 10 साल से बड़े बच्चों में इसमें कॉम्प्लिकेशन होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं, पर ज़्यादातर बच्चे इसमें ज़्यादा परेशान भी नहीं होते हैं और ज़्यादा उनको दिक्कत भी नहीं आती। अगर बच्चा बहुत छोटा हो या फिर 10 साल से बड़ा हो, तो ऐसे में उसको एंटीवायरल जो है देना पड़ता है। तो अगर बच्चा छोटा हो या दाने ज़्यादा हों, तो एक बार डॉक्टर को दिखा लें। उसको दवाई की ज़रूरत है कि नहीं है, एसाइक्लोविर की ज़रूरत है कि नहीं है, वो डॉक्टर देख के डिसाइड करेंगे। तो आपने हमारे श्रोताओं के सामने ये जानकारी रखी कि ये चिकन पॉक्स क्या है और किस तरह से ये खसरे से अलग है। तो अगर बात की जाए कि बच्चे को अगर बुखार के साथ गले में दर्द हो और खाना निगलने में तकलीफ़ हो रही हो तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या इसके लिए ट्रीटमेंट रह सकता है? हाँ, देखिए अगर बच्चे को बुखार है और गले में दर्द है और छोटे-छोटे लाल दाने हैं जिसे सैंड पेपर रैश कहते हैं और जीभ बिल्कुल लाल दिख रही हो, तो इसमें स्कारलेट फ़ीवर होने की चांसेस भी रहती हैं जो कि काफ़ी थोड़ी-सी बीमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो अगर आपको लग रहा हो कि दाने भी हैं मतलब शरीर पे छोटे-छोटे लाल दाने भी हैं और निगलने में तकलीफ़ है, बिल्कुल लाल रंग की जीभ है, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखा लें क्योंकि इसमें एंटीबायोटिक्स आपको जो है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, स्कारलेट फ़ीवर कहते हैं इसको, तो इसमें आपको एंटीबायोटिक्स लेना पड़ता है। तो ऐसे में आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएँ। तो स्कारलेट फ़ीवर के बारे में भी आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी कि इस फ़ीवर से कैसे अपने बच्चों का बचाव करें और डॉक्टर को दिखा करके किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए। अगर हम बात करें एचएफएमडी यानी कि हैंड्स, फुट एंड माउथ डिज़ीज़, तो ये हैंड, फुट और माउथ डिज़ीज़ क्या हैं और किस तरीके से इनसे बचाव किया जा सकता है? देखिए हैंड फुट माउथ डिज़ीज़ इस बार मतलब पिछले 1 या 2 वर्षों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको देखने को मिली है। तो ये एंट्रोवायरस या कॉक्सैकी के द्वारा फैलता है। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे को हल्का-सा बुखार 1 या 2 दिन रहता है और उसके बाद छोटे-छोटे दाने आते हैं जो पानी भर जाते हैं। वो हाथ में, पाँव में और बच्चों के हिप्स के आस-पास भी आ सकते हैं और मुँह में भी, मुँह के अंदर भी, गले के अंदर भी ऐसे छोटे-छोटे छाले हो सकते हैं। तो वैसे ये देखा जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखा जाए ज़्यादा नहीं हैं और बच्चों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है, पर अगर गले में छाले हैं तो बच्चा खाने में थोड़ा दर्द की वजह से खाने में दिक्कत करता है। तो ऐसे में पैरासिटामॉल की दवाई दें जिससे बुखार भी कम होता है, दर्द भी कम होता है। पर्याप्त मात्रा में बच्चे को तरल पदार्थ दें, जो बच्चा खाना ना ले रहा हो तो उसको इतना लिक्विड दें, तो जैसे नींबू पानी, नारियल पानी, मट्ठा पानी, तो खूब सारा पानी दें ताकि बच्चा शुरू के 2 या 3 दिन जब तक दर्द है, अपना हाइड्रेशन मेंटेन कर सके और लगाने के लिए कैलामाइन लोशन लगाएँ। क्योंकि इसका संक्रमण एंट्रोवायरस है तो ये बच्चों के मतलब मल-मूत्र में फैलता है स्टूल पास करने के बाद। अगर आप बच्चे के डायपर चेंज कर रहे हों या उसके दाने को हाथ लगा रहे हों, तो तुरंत अपने हैंड अच्छे से साबुन से धो लें। नहीं तो घर में बाकी बच्चों, बाकी लोगों को भी ये संक्रमण हो सकता है। तो आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी कि हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़ेज़ क्या हैं और ऐसे में किस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए और किस तरीके से बचाव करना चाहिए, ये भी आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। जैसे हमने कुछ देर पहले बात की थी चिकन पॉक्स की, तो आपने कहा था कि चिकन पॉक्स के दौरान में जो बच्चों के शरीर में जो दाने होते हैं, वो बिल्कुल इस तरीके से लगते हैं जैसे मच्छर ने काटा हो। तो मच्छर के काटने से जैसे अगर हम अपने बच्चों का बचाव करना चाहें, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? छोटे बच्चों का अगर बचाव किया जाना है, क्या हम उन्हें कोई क्रीम लगा सकते हैं? क्योंकि बच्चे इधर-उधर भाग रहे होते हैं, तो किस तरीके से उन्हें बचाया जाए? देखिए क्योंकि बिल्कुल ये पोस्ट रेनी सीज़न है, तो इस समय जैसे मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, पानी जगह-जगह पर इकट्ठा होने लगता है, तो मच्छर से द्वारा संक्रमित रोग कम की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसमें जो है एक तो हमारा कुछ इन्फेक्शंस आते हैं जैसे कि आस-पास फैलने वाले एनोफिलीज मस्कीटो से फैलने वाले मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया का मच्छर जो है थोड़ा-सा गंदे पानी में भी रहता है और वो रात को 10 बजे से लेके सुबह तक 6 बजे तक काटता है। फिर एडीज़ मस्कीटो रहता है जो कि दिन में काटता है और वो हमारे घर के आस-पास साफ पानी में रहता है। और वो सुबह हम देखेंगे सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक काटता है। तो उसमें बच्चा ज़्यादातर आपका या तो खेलने गया है या स्कूल गया है। तो उस दौरान हम उसको बच्चे को फुल लेंथ कपड़े पहनाएँ, जूते-मोज़े पहनाएँ और रिपेलेंट वगैरह कुछ बच्चे को लगा के उसकी क्रीम या रिपेलेंट लगा के ही स्कूल भेजें। और इसके अलावा जो है कुछ मतलब और क्यूलेक्स मस्कीटो है जो जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस वगैरह भी फैलाता है। तो हम देखते हैं धान के खेत अगर आपके आस-पास हैं और अगर आस-पास सूअर हैं और जो बगुले हैं इन जहाँ पर ये भी साथ में जानवर रहते हों, तो इनसे ही ये वायरस फैलता है। तो अगर ये आपके आस-पास हों तो जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस के मच्छर भी काटने से तो बहुत तरह-तरह के मच्छर जनित रोग हैं जो हो सकते हैं। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे पास जो है मच्छरों से बचने के लिए एक तो जो है फ़िज़िकल मेथड होते हैं। जैसे कि हमने मच्छरदानी यूज़ की, तो मच्छरदानी है या रैकेट्स हैं, तो मच्छरदानी हर ऐज के लिए बिल्कुल 100% सेफ़ है।
इनफैक्ट 3 महीने से छोटे बच्चे के लिए हम कहते हैं, आप क्रीम, रिपेलेंट हर चीज़ थोड़ा नुकसान कर सकती है, उनकी त्वचा भी नाज़ुक होती है और थोड़ा भी मुँह में, नाक में जाने पे दिक्कत हो सकती है। तो छोटे बच्चों के लिए मच्छरदानी सबसे सेफ़ है। बस मच्छरदानी का जो है साइज़, उसमें कहते हैं 154 छेद होना चाहिए 1 इंच स्क्वायर में, और इंसेक्टिसाइड से लगे हुए मच्छरदानी के जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो उससे मच्छर नहीं आते। बस इतना ध्यान रखें कि मच्छर, आपने मच्छरदानी बच्चे के ऊपर लगाई तो अंदर कोई मच्छर ट्रैप्ड ना हो, तो ये ज़रूर देखना चाहिए, और मच्छरदानी बच्चे के ऊपर ना गिरे। उससे बड़े बच्चों में हम लोग रिपेलेंट व क्रीम लगाते हैं, तो क्रीम आप लगा सकते हैं, उसमें ज़्यादातर डीट भी रहता है, यूकेलिप्टस ऑयल भी रहता है, कुछ-कुछ आयुर्वेदिक वाले जो होते हैं, तो ये सभी इफ़ेक्टिव हैं। और इसमें बस इतना ये ध्यान रखना है कि एकदम बच्चों की आँख के किनारे, नाक में, मुँह में ना जाए, और क्योंकि छोटे बच्चों की आदत होती है बार-बार उँगली को या हाथ को मुँह में डालने की, तो फिंगर्स में भी हम इसको कहते हैं, आप मत लगाइए। और बाकी जो है कॉइल्स और स्प्रे जो होते हैं, कॉइल से हमें ध्यान ये रखना है कि अगर आपने कॉइल लगाई है तो उसके धुएँ से बच्चे को साँस की दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप कॉइल लगा रहे हैं तो आप उस कमरे में पहले आप दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लें, और जहाँ से खिड़की या दरवाजे से आपको लग रहा है कि मच्छर आते हैं, वहाँ पर जलाएँ, और बच्चे को अंदर ले जाने से पहले कॉइल को बुझा दें। और वैसे ही अगर आप वेपोराइज़र यूज़ कर रहे हैं तो वेपोराइज़र में परमेथ्रिन रहता है, एलेथ्रिन रहता है, और उसके फ्यूम से ऐसे कोई स्टडीज़ नहीं है जो कहें कि बच्चे को नुकसान होता है। पर तब भी अगर आपका बच्चा ज़्यादा छोटा है तो हम प्रेफ़र करते हैं कि आपने दरवाज़े के पास जहाँ आपको लगता है मच्छर जहाँ से आते हों, वहाँ पर उसको जलाएँ, और दरवाज़ा उसके बाद बंद करके फिर बच्चे को वहाँ पर सुलाने से पहले वेपोराइज़र बंद कर दें, तो वो बच्चे के लिए सेफ़ होता है। तो आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी कि किस तरीके से जो मच्छर जनित जो रोग हैं उनसे अपने बच्चों का बचाव किया जा सके, और क्या-क्या सावधानियाँ ऐसे हैं बरतने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जैसे कई बार कई सारे माता-पिता क्या करते हैं कि अपने बच्चों को मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स लगाते हैं, और कई बार वो 3 महीने से छोटे बच्चों को भी लगा बैठते हैं जाने-अनजाने। तो 3 महीने से छोटे बच्चों को मॉस्किटो रेपेलेंट्स क्रीम नहीं लगानी चाहिए, नहीं उनके लिए यूज़ करनी चाहिए, इस बारे में भी आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। और इसके अलावा जैसे जो डेंगू या फिर चिकनगुनिया है, इससे और किस तरीके से बचाव किया जा सकता है, या फिर क्या इसके लिए ट्रीटमेंट हो सकता है बच्चों के लिए? देखिए, क्योंकि है, देखिए इसमें डेंगू और चिकनगुनिया तो वायरल इन्फेक्शंस हैं, तो इनकी जो है अगर हमें देखा जाए तो उसमें आपके पास कोई एंटीवायरल एजेंट नहीं है, तो बस इसमें जो है बुखार की दवाई आपको हल्की लेनी है, दैट मीन्स सिर्फ पैरासिटामॉल लेना है। और डेंगू में भी और चिकनगुनिया में हम ये देखते हैं काफ़ी बार जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, चिकनगुनिया में तो हाथ पाँव के जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और डेंगू में भी हम देखते हैं कि सर के पीछे, आंखों में, सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, हाथ पाँव में, पीठ में दर्द होता है। पर इसमें बुखार की तेज़ दवाई जैसे निमेसुलाइड है या कॉम्बीफ्लैम है, मेफिनेमिक एसिड अगर आप ले रहे हैं तो वो बच्चे को नुकसान कर सकती है, क्योंकि इसमें प्लेटलेट भी थोड़े कम होते हैं। तो इसमें सलाह यही रहती है कि आप पैरासिटामॉल ही दें, और खूब सारे तरल पदार्थ दें, ओआरएस है, नींबू पानी है, वो दें, और बीच-बीच में जाके डॉक्टर को दिखाते रहें, क्योंकि डेंगू में ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन में आप देखेंगे 2 या 3 दिन में बुखार उतरने लगता है। पर डेंगू का बुखार 5 से 6 या 7 दिन तक भी रहता है। अगर आपका बच्चे का बुखार 3 दिन में ना उतर रहा हो तो आप ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि कुछ-कुछ टेस्ट की मॉनिटरिंग, लिवर के टेस्ट हैं, प्लेटलेट है, हेमाटोक्रिट है, आपको मॉनिटर करना पड़ता है। तो ऐसा होने पर इलाज में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। तरल पदार्थ देने हैं, बुखार के लिए तेज़ दवाई नहीं देनी है, पट्टी करनी है, परंतु अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कोई चीज़ आपकी प्लेटलेट गिर रहे हों, उसके लिए आप बीच-बीच में जाके डॉक्टर को दिखा के उसकी मॉनिटरिंग करवाना ज़रूरी है। जैसे मैम आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी कि किस तरीके से डेंगू या फिर चिकनगुनिया के दौरान में बच्चों का उस दौरान में किस तरीके से ध्यान रखा जाए। ख़ास तौर पर कई बार जैसे जो एक संक्रमण है बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू के दौरान में किस तरीके से अपने बच्चों का बचाव किया जा सकता है, या फिर किस तरीके से बर्ड फ्लू से हम अपना या फिर अपने बच्चों का बचाव करें? देखिए, फ्लू या इन्फ्लुएंज़ा जो हम कहते हैं वो भी एक सांस के जनित हम एक बीमारी है, जो कि हमारे खांसने में, थूक से, या फिर हमारे जो नाक से जो सिक्रीशंस निकलते हैं, खांसी से फैलती है। तो जैसे हम कोविड के दौरान हम कफ एटिकेट्स फॉलो करते थे, बार बार हम अपने हाथ धोते थे, और किसी को भी खांसी है तो उनको भी हम बोलते हैं कि आप मास्क लगाएं, और उनके अगर आप पास हो तो आप भी अगर मास्क लगा लें तो आप काफ़ी हद तक उससे बच सकते हैं। बार बार हाथ धोने से, कहीं पर भी आप सरफेस में हाथ लगा रहे हैं तो अपने हाथ धो लें और मास्क का प्रयोग करें। और वैसे तो फ्लू के लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है, जो कि अभी सरकारी में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है वो, पर 6 महीने से बड़े बच्चों में ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो छोटे बच्चे हों, किसी बच्चे को दमा हो, साँस की दिक्कत हो, तो उसने ये वैक्सीन ज़रूर लगानी चाहिए, और बाकी भी अगर पैसे की दिक्कत ना हो तो ये वैक्सीन लगाई जा सकती है, इससे इसका प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छा है। तो जैसे जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, क्या इनसे बचाव संभव है, और अगर है तो वो किस तरीके से? देखिए, सारे वायरल इन्फेक्शन से तो आप नहीं बच सकते हैं, आप एक हैंड हैंड हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। आपके बच्चे को संक्रमण है तो अगर आप सावधान या आप समझदार माँ-बाप हैं तो आप अपने बच्चे को घर रखेंगे ताकि वो बाकी बच्चों को संक्रमित ना करे। और उसी प्रकार टीचर्स ने भी एनकरेज करना चाहिए, किसी बच्चे को वायरल संक्रमण है तो उसको छुट्टी दें ताकि बच्चा कुछ दिन घर में आराम करे, रिकवर करे, और दूसरा बाकी बच्चों को ना फैलाए।
पर कुछ-कुछ ये वायरल संक्रमित बीमारियाँ हैं जैसे कि मीज़ल्स है, रूबेला है, उसके लिए वैक्सीन है। तो वो सरकारी में भी हम देखते हैं 9 महीने में और 1.5 साल में टीका लगता है, ये ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि इसका प्रोटेक्शन रेट बहुत अच्छा है। और कुछ और वायरल संक्रमण है जैसे चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स बहुत घातक बीमारी नहीं है, इसलिए सरकारी हमारे नेशनल इम्यूनाइज़ेशन शेड्यूल में उसको ज़रूर अवेलेबल नहीं है, पर वो खरीद के लगवाया जा सकता है। और बाकी देखिए डेंगू और मलेरिया की वैक्सीन अभी पाइपलाइन में है, तो उस पे अभी लेवल 3 ट्रायल्स 4 ट्रायल्स चल रहे हैं इंडिया में भी। हो सकता है निकट भविष्य में इसके लिए हों, पर फिलहाल तो उनसे मच्छरों से बच के ही बचाव किया जा सकता है। जी, जैसे आपने कहा कि जब बच्चे इन्फेक्टेड हों या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन बच्चों में हो तो ऐसे में उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए। तो ऐसे में कब उन्हें स्कूल भेजा जा सकता है संक्रमण के बाद? तो देखिए जब तक बच्चा पूरे तरीके से ठीक ना हो, एक तो बुखार पूरा उतर जाना चाहिए और अगर जैसे चिकन पॉक्स है या फिर ये इसके पूरे दाने जब काले हो जाते हैं, पटक जाते हैं, उसके बाद ही भेजना चाहिए हैंड फुट माउथ में भी। और मीज़ल्स में भी जब रैश बच्चे का चले जाए, तो आप देखेंगे जब शरीर से लाल दाने चले जाते हैं, बुखार पूरा उतर जाए, तभी बच्चे को भेजें। वो बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, बच्चा जल्दी रिकवर करता है और संक्रमण भी आगे नहीं फैलता। तो अगर जैसे कोई बच्चा संक्रमित हुआ है तो क्या उसे भर्ती करने की नौबत आती है और अगर आती है तो कब आती है और उसके बाद क्या उसका ट्रीटमेंट रहता है और किस तरीके से वो ठीक हो सकता है? देखिए, ज़्यादातर वायरल संक्रमण में कोई इलाज नहीं होता है, हम लोग सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। परंतु अगर हमें ऐसा लगे कि बच्चा खाना-पीना छोड़ रहा हो और बिल्कुल बच्चा सुस्त हो रहा है, बैठ ना पा रहा हो और या फिर आँखें पीली दिख रही हों, तो ऐसे में और दूसरा फिर जैसे अगर है डेंगू जैसा है, तो बच्चे का अगर बुखार तीसरे दिन अगर ना उतरे, तो एक बार ज़रूर दिखा लेना चाहिए। तो डॉक्टर ऋतु रखोलिया आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी कि किस तरीके से अपने बच्चों का जो है वो कई सारे इन्फेक्शंस में अपना बचाव कर सकते हैं अपने बच्चों का और किस तरह से उन्हें ट्रीटमेंट लेना चाहिए और अगर भर्ती करने की नौबत आती है तो वो कब आती है और स्कूल उन्हें कब भेजा जाना चाहिए, ये सारी बातें आपने हमसे और हमारे श्रोताओं से साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस बातचीत में कुछ और ख़ास आपको लगते हो कि कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं और वो इस बातचीत में नहीं आ पाए हैं तो उसके लिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो इसमें हमने लगभग आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं लगभग हमारा काफ़ी कुछ इसमें कवर्ड है। तो इसमें बस एक तो ये माँ-बाप को बताना है कि वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। आपका बच्चा बहुत ही रेयर होगा अगर आपका बच्चा आंगनवाड़ी, स्कूल बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता हो कि उसको कोई भी वायरल इन्फेक्शन ना हो, ऐसा लगभग आप मान के चलिए असंभव ही है। तो हर बच्चे को कभी न कभी वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। वायरल में हम लोग को स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स जाके फार्मेसी से ना लें, ये नुकसान ज़्यादा करते हैं क्योंकि वायरल इन्फेक्शन से बच्चा 3-4 मैक्सिमम 5 या 7 दिन में रिकवर कर जाता है। उसके बाद बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना भी खाता है और स्वस्थ रहता है। और हम लोग जो दवाइयाँ देते हैं कभी-कभी उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो बुखार के लिए सिर्फ पैरासिटामॉल दें, पर्याप्त मात्रा में पानी दें, कैलामाइन लगाएँ, बच्चे को साफ रखें। तो इतना पर्याप्त होता है। बच्चा सुस्त हो, उल्टी ज़्यादा कर रहा हो, आँखें पीली दिख रही हों या लाल दाने हों जो ब्लैंच ना हो रहे हों, जैसे ब्लीडिंग होती है वैसे। और या फिर बच्चा बिल्कुल साँस लेने में दिक्कत हो तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है और हम ये भी कहते हैं जैसे तीसरे चौथे दिन अगर बुखार ना उतरे, तो भी एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। तो डॉक्टर ऋतु रखोलिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारी जानकारी साझा करने के लिए और ख़ास तौर पर हमारे श्रोताओं के सामने ये बिंदु रखने के लिए कि स्वच्छता और सावधानियाँ ये दो ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे कि आप अपने बच्चों का जो संक्रमण जन्य बीमारियां हैं, संक्रमण रोग हैं, इन रोगों से कैसे बचाव किया जा सकता है, इस बारे में आपने हमारे श्रोताओं से जानकारी साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा हेल्दी हल्द्वानी कार्यक्रम के इस अंक से अनुमति, फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।